चलिए चलते हैं आज पुनः संस्कृत शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और इसके पहले आप लोगों ने प्लेलिस्ट में जा कर के और वीडियोस देख लिए होंगे। लगभग 119 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये सीरीज कंटिन्यू ही कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं 2008 से लेकर के और अभी तक जितनी भी टीईटी संपन्न हुई हैं उन सारी टीईटी के पेपर यहाँ पर एकत्रित किए गए हैं। और इन प्रश्नों को लगाने के बाद आपका अभ्यास इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको भी एक कॉन्फिडेंस सा आ जाएगा कि हाँ, अब हमने बहुत सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं, पहले ही प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। उच्चारण शिक्षणे अनुवाचन प्रश्नोत्तर काठिन्य निवारणादीनां च सोपानावसरे शिक्षकेण कः विधिः अनुसरणीयः। क्या कह रहे हैं? उच्चारण शिक्षणे मतलब कि उच्चारण शिक्षण में अनुवाचन प्रश्नोत्तर काठिन्य निवारण आदि नाम मतलब काठिन्य निवारण और आदि सोपानों के अवसर पर शिक्षक के द्वारा कौन सी विधि का अनुसरण किया जाए। ऑप्शन पहला दिया है प्रश्नोत्तर विधि का अनुसरण हो, खंडशः विधि का अनुसरण हो, मंत्र विधि का अनुसरण हो या फिर पाठ्य विधि का अनुसरण हो। तो कौन सी विधि का अनुसरण शिक्षक करे, बताना है आप लोगों को। सही क्या रहेगा? पहले नंबर वाला प्रश्नोत्तर विधि का अनुसरण करे, जो पहले नंबर पर दिया है ये रहेगा सही उत्तर। और आप लोगों को ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो ये तो बिल्कुल से डिफरेंट ही उत्तर हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाठ्यपुस्तकस्य प्रारंभाय छात्राणां पूर्वज्ञानस्य आधारिताः प्रश्नाः। क्या कह रहे हैं कि पाठ्यपुस्तक प्रारंभ करने के लिए छात्राणां पूर्वज्ञानस्य आधारिताः प्रश्नाः मतलब छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को क्या कहते हैं। और ये प्रश्न कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो उन प्रश्नों को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला दिया है प्रस्तावनात्मक प्रश्नाः, आवृत्त्यात्मक प्रश्नाः, निदानात्मक प्रश्नाः और बोधात्मक प्रश्नाः। तो क्या रहेगा सही? पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ करने के लिए छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे कहलाते हैं। तो वह प्रस्तावना प्रश्न कहलाते हैं, मतलब कि उनमें पाठ की प्रस्तावना बनाई जाती है। पहले 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो अंतिम प्रश्न होता है वो प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होता है, मतलब कि ये कहें समस्यात्मक प्रश्न होता है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रस्तावनात्मक प्रश्न कहलाते हैं, जो पाठ को स्टार्ट करने के पहले पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिमम कौशलम अस्ति मतलब कि भाषा शिक्षण कौशल में अंतिम कौशल कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। क्या रहेगा सही उत्तर? भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिमम कौशलम किम? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। पढ़ा होगा आपने, अंतिम कौन सा है? लेखन। तो ये प्रश्न तो बहुत ही कॉमन है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न कभी भी पूछ लेते हैं। तो इस प्रश्न को तो आपको बिल्कुल याद करके ही चलना है। LSRW भी इसे बोलते हैं, बिल्कुल आसान है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हाँ, संस्कृत के प्रश्न तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि संस्कृत के प्रश्न तो देखने को भी कम मिलते हैं। व्याकरण शिक्षणस्य विधिषु एषः विधिः न परिगण या फिर ये कहें कि ना परिगण्यते। गण्यते आधार नाम आना है, अपन इसे आधार नाम मान लेते हैं, गण्यते ऐसा हलंत भी लगी हुई है। व्याकरण शिक्षण विधिषु एषः विधिः न परिगण्यते मतलब कि व्याकरण शिक्षण की विधियों में यह विधि नहीं गिनी जाती है। ऑप्शन पहला दिया है अभिनय विधि, दूसरा दिया हुआ है आगमन विधि, तीसरा दिया है निगमन विधि और चौथा दिया है प्रत्यक्ष विधि। तो जो अभिनय विधि है ये तो नाटक शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। तो बिल्कुल से व्याकरण शिक्षण में तो ये अलग ही दे दी, और ये सारी की सारी विधियां जो है व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आती हैं, तो ये नहीं गिनी जाती। अभिनय विधि जो है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। अध्यापकेन काव्यमयम वातावरणम पाठ योजनायाः। क्या कह रहे हैं कि अध्यापक के द्वारा काव्यमय वातावरण की जो पाठ योजना का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? तो व्याकरण पाठ योजनायाम व्याकरण की पाठ योजना में,
नाटक पाठ योजनायाम नाटक की पाठ योजना में, पद्य पाठ योजनायाम पद्य की पाठ योजना में, या फिर गद्य पाठ योजनायाम गद्य की पाठ योजना में। सही क्या रहेगा? तीसरे नंबर वाला, अध्यापकेन काव्यमयम वातावरणम पाठ योजनायाम। कौन सी पाठ योजनायाम? तो सही क्या रहेगा? तीसरा, पद्य पाठ योजनायाम। मतलब कि जहाँ काव्यमय वातावरण होता है ना, गा के पढ़ा जाता है, तो वो पद्य की पाठ योजना में पढ़ा जाता है। आगे चलते हैं। विचार संप्रेषणस्य प्रभावी माध्यमोस्ति। क्या कह रहे हैं कि विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम है अभिव्यक्ति, शैली, कौशल या फिर भाषा। मतलब कि अपने जो भी भाव और विचार हैं तो हम दूसरे के पास तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो भाषा ही एक ऐसा प्रभावी माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को और अपने विचारों को सही तरीके से दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। तो ये भाषा जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदाः भवन्ति। मतलब सामान्य रूप से अनुवाद के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है चत्वारः 4, त्रयः 3, पंच 5, सप्त 7। तो टोटल कितने भेद होते हैं? सामान्य रूप से पूछे हैं तो सामान्य रूप से तो अपन 3 भेद ही बताएंगे। कितने रहेंगे? त्रयः रहेगा सही। आगे चलते हैं। NCERT इति संख्या कस्मिन् क्षेत्रे कार्यं करोति। और देखिए आप लोग, NCERT से संबंधित प्रश्न है, आयोग से संबंधित प्रश्न है, इन प्रश्नों को भी रट लें क्योंकि इनमें से भी एक प्रश्न हमेशा पूछ लेते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा जरूरी है, एक दो ये प्रश्न ऐसे आ जाते हैं। NCERT जो संस्था है ये किस क्षेत्र में कार्य करती है? राष्ट्रीय शिक्षा से क्षेत्र, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है क्या ये, या फिर राष्ट्रीय युवा शिक्षण है क्या, या फिर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से क्षेत्र? क्या रहेगा सही? देखिए NCERT का फुल फॉर्म भी अगर अपन देख लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद। तो जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। अधोक्ताः परीक्षा मौखिक परीक्षायाः अंगः नास्ति। क्या कह रहे हैं? अधः उक्तः, दो शब्द हैं अधोक्ता में। अधः मतलब नीचे, उक्तः मतलब कहे हैं। तो नीचे कही गई जो परीक्षाएं दी हैं उन परीक्षाओं में मौखिक परीक्षा का अंग नहीं है। देखिए मौखिक परीक्षा का अंग नहीं है बताना है तो पहला दिया है सलाह का परीक्षा, तो ये तो मौखिक का ही है, बोल के ही सलाह का परीक्षा होगी। शास्त्रार्थ में भी बोल के ही होगा, साक्षात्कार भी बोल के ही होगा। नीलपत्र निर्माण कैसा होगा? हाँ ये ठीक है, क्योंकि ये तो नीलपत्र निर्माण बोलने की तो चीज है नहीं, तो ये ठीक रहेगा। आगे चलते हैं। व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विधेः भवति। क्या कह रहे हैं कि व्यवहार कौशलम, व्यवहार कौशल, इस गुण का ग्रहण किस विधि में होता है? व्यवहार कुशलता का। पहला दिया है पाठ्यपुस्तक विधितः, पाठ्यपुस्तक विधि। व्याकरण अनुवाद विधितः, व्याकरण अनुवाद विधि। पाठशाला विधितः, पाठशाला विधि। या फिर प्रत्यक्ष विधितः, प्रत्यक्ष विधि में। तो विधि का नाम आपको बताना है, कौन सी विधि में व्यवहार कौशल इस गुण का ग्रहण होता है। सही क्या रहेगा बताने की कोशिश करना है। और कई प्रश्न ऐसे भी हैं जो रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को उन सभी का उत्तर बताने की कोशिश करना है। क्या रहेगा सही? तो प्रत्यक्ष विधि है। जो प्रत्यक्ष विधि दी हुई है प्रत्यक्ष विधि रहेगा सही। आगे चलते हैं। प्रोफेसर बीबी बोकील महोदय जो है उन्होंने किस विधि का प्रतिपादन किया है, यह पूछा है। प्रोफेसर बीबी बोकील महोदयेन कः विधि प्रतिपादितः, कः विधि प्रतिपादितः, कौन सी विधि का प्रतिपादन इन्होंने किया है यह आपको बताना है। कौन सी विधि का प्रतिपादन किया है? तो प्रत्यक्ष विधि का ही प्रतिपादन इन्होंने किया है। आगे चलते हैं। हर्वरटीय पंचपदी इत्यस्य विधेः विकसितम रूपम किम। जो हर्वर्ट महोदय की पंचपदी विधि है या फिर हर्वटीय पंचपदी विधि जो कहलाती है, इस विधि का विकसित रूप क्या है? विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं, मूल्यांकन विधि कहते हैं, व्याकरण विधि कहते हैं, या फिर व्याख्या विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं बताना है आप लोगों को। और ध्यान से
सोच करके उत्तर देना है। क्या रहेगा सही? हर्वटीय पंचपदी इत्यस्य विधेः विकसितम रूपम, इसका विकसित रूप क्या है? तो जो मूल्यांकन विधि है ये इसका विकसित रूप है। आगे चलते हैं। भावाभिव्यक्तेः सर्वोत्तमं साधनं विद्यते, मतलब कि भावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? व्याकरण है, सूत्र है, भाषा है या श्लोक है? तो भावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन बताना है आपको, जो तीसरे नंबर पर दिया हुआ है भाषा। भावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन भाषा है, इसके पहले भी रिपीट हो चुका है। हाँ देखिए, प्रश्नों में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। संस्कृत भाषायां शिक्षणाय कौशलानां स्वाभाविकं क्रमं विद्यते। क्रम करना है यहाँ पर, मतलब कि संस्कृत भाषा शिक्षण में जो कौशल हैं उनका क्रम क्या है, ये क्रम कई बार पूछा जा चुका है। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, ये चार होते हैं। ये कहाँ पर हैं चार? पहले ही नंबर पर सही हैं। यहाँ पर भाषण पहले दिया है, यहाँ पठन दिया है, यहाँ लेखन दिया है। तो श्रवण, भाषण, पठन और लेखन ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। संस्कृत शिक्षणस्य प्रयासः स्यात्, संस्कृत शिक्षण का प्रयास होता है। कैसा होता है? ऊर्ध्वमुख ऊर्ध्वमुखी होता है, अधोमुख अधोमुखी होता है, अंतर्मुखः अंतर्मुखी होता है या बहिर्मुखः बहिर्मुखी होता है। तो क्या रहेगा सही उत्तर? जो चौथा नंबर वाला दिया हुआ है, संस्कृत शिक्षण का प्रयास जो है ये बहुर्मुखी होता है या फिर बहिर्मुखी होता है। आगे चलते हैं। अभिनयः कति विधौ भवति, अभिनय के कितने भेद हैं, कितने प्रकार का होता है अभिनय? तो अभिनय के जो अपन ने भेद पढ़े थे वो 4 प्रकार का अभिनय पढ़ा था, यह रहेगा सही चतुर्विधः, 4 प्रकार का। आगे, दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुखम साधनम अस्ति, जो दृश्य और श्रव्य साधन हैं उन साधनों में प्रमुख साधन आपको बताना है कि दृश्य और श्रव्य साधनों में प्रमुख साधन क्या था। आकाशवाणी है क्या, पाठ्य पुस्तक है क्या, दूरदर्शन है क्या या फिर श्याम फलक है क्या? तो दृश्य और श्रव्य दोनों का पूछा है। यदि दृश्य पूछता अकेली तो अपन श्याम फलक पर फिर भी नजर डाल लेते, लेकिन दोनों पूछा है तो दूरदर्शन, दूरदर्शन एक ऐसी चीज है जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों का अपन उपयोग कर सकते हैं। उसमें चित्र भी दिखाई देते हैं और सुनते भी हैं। दृश्य साधनानां सर्वोत्तमं साधनं वर्तते, दृश्य साधनानां सर्वोत्तमं साधनं वर्तते, मतलब दृश्य साधनों का सर्वोत्तम साधन है। अब देखिए यहाँ पर केवल दृश्य पूछा है, अभी जो मैंने बताया था ना दृश्य केवल देखना, तो जो सर्वोत्तम भी पूछा है, और तो दृश्य का सर्वोत्तम साधन क्या होगा? श्याम फलक होगा, सर्वोत्तम पूछा है। आगे चलते हैं। पाठ्यपुस्तकस्य उद्देश्यानि सन्ति, पाठ्यपुस्तक के उद्देश्य हैं बालकानां ज्ञानस्य सीमायाः विस्तारः, बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार, संपादनाय प्रेरणा, संपादन की प्रेरणा, कल्पना शक्तेः विकासः, कल्पना शक्ति का विकास, या फिर उपर्युक्तानि त्रीणि अपि। तो क्या रहेगा सही? पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य जो हैं ये तीनों के तीनों हैं। बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार हो, प्रेरणा का संपादन हो और कल्पना शक्ति का विकास हो। तो ये रहेगा सही। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकनस्य साधनभूताः भवन्ति, क्या कह रहे हैं कि संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन की साधनभूत हैं। तो साधनभूत क्या है? बुद्धि परीक्षा है, संस्कृत शिक्षण का मूल्यांकन इससे हो जाएगा, या फिर अभिरुचि परीक्षा दिया हुआ है, या आसक्ति परीक्षा होगा, या फिर उपर्युक्ताः सर्वाः, या सभी होंगे। तो हाँ, संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन के लिए साधनभूत ये सभी हैं, तो उपर्युक्ताः सर्वाः रहेगा इसका सही। आगे अंतिम प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। लघुकाष्ठ खंडस्य व्यवहारः कुत्र क्रियते, क्या कह रहे हैं कि लघु काष्ठ खंड का व्यवहार कहाँ किया जाता है? लघु काष्ठ खंड मतलब कि छोटी लकड़ी का व्यवहार कहाँ किया जाता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में किया जाता है, सलाका परीक्षा में किया जाता है, निबंध परीक्षा में किया जाता है, या अंत्याक्षरी परीक्षा में किया जाता है? क्या रहेगा सही? सलाका परीक्षायाम,
जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है सलाका परीक्षायाम, सलाका परीक्षा में किया जाता है। तो जो दूसरा होगा ये होगा सही। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इन वीडियोस को अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें। और यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले जो भी वीडियोस रहे वो आपके पास पहुंचे और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस क्रम से देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।